हेलो दोस्तों, फिर एक बार स्वागत है हमारे रेलवे चैनल स्पेशल रेलवे ड्रीम पर। और आज मैंने एसएससी का सीएचएसएल का पेपर लिया है और ये प्रीवियस ईयर पर क्वेश्चन है, आधारित है। और मेरा तो एक ही कहना है कि कोई भी क्वेश्चन, कोई भी एग्ज़ाम निकालने से पहले या देने से पहले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप ज़रूर से ज़रूर लगा के जाए, ताकि आपको एग्ज़ाम हॉल के दौरान कुछ ऐसा क्वेश्चन ना मिले कि आप देखे ही नहीं हो पाएँ और पैटर्न को ना समझें। पीवीएससी का क्वेश्चन करने से क्या होता है, आपको एक पैटर्न का आइडिया होता है और प्रैक्टिस और अच्छी तरह से होती है। हालांकि मैंने क्वेश्चन एसएससी को आगे जो सीएचएसएल का पेपर होने वाला है उसका मैं सीरीज स्टार्ट किया हूँ और ये चलता रहेगा। और सीएचएसएल का पेपर का लेवल भी अच्छा खासा होता है, जो आपको रेलवे से भी रेलवे क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करने में आपको सुविधा होगा। ठीक है, तो चलिए आज मैं क्वेश्चन करता हूँ। आज का वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा आपको, लेकिन परिश्रम करना ही होगा, प्रैक्टिस करना होगा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। देखिए, ये एक क्वेश्चन है जो कि हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिलता है और एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बट आपको बॉडमास का रूल आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, और ये क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग के लिए दिया जाता है। बहुत सारे मैंने कहना ये भी होता है कि इस तरह क्वेश्चन, अगर सिंपल क्वेश्चन है तो वहाँ एग्ज़ाम हॉल में तुरंत लगा के नेक्स्ट कर दीजिए। अगर कुछ ऐसे क्वेश्चन अगर आपको हार्ड मिले तो उसके लिए आप समय बचा के बाद में आके कर सकते हैं। चलिए, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन मैं करता हूँ। ये क्वेश्चन है जैसे कि मैं पहले लिख, इसको क्वेश्चन को करना कैसे है वो देख लीजिए। आप एक एक करके बी का मान, ए का मान, डी का मान पहले एक लिख लीजिएगा, उसके बाद बी या ए जो भी जिसका मान क्वेश्चन में कहा गया है उस तरह से समीकरण बना लीजिएगा। जैसे मैं यहाँ बनाता हूँ, 13 है, 9 है, 3 है, 14 है, 7 है, 6 है, 21 है और ये आपका 32, ये 2। अब मान बैठा दीजिए। बी का मान को क्या माना गया है, मल्टीप्लिकेशन। डी का मान को क्या माना गया है, डिवीज़न। और ए का मान को क्या माना गया है, प्लस। डी को क्या माना गया है, डिवीज़न। ठीक है, और बी का मान को मल्टीप्लिकेशन माना गया है, सी के मान को माइनस माना गया है और ए का मान को प्लस माना गया है और बी का मान को मल्टीप्लिकेशन माना गया। ये हमारा समीकरण बनकर तैयार हो गया। अब चलिए देखिए, 13 नंबर हो गया 117। 117 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, 3 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 13 हो जाएगा आपका 117, 117 हो जाएगा आपका 39 हो जाएगा। ठीक है, इसका 39 हो गया। 7 से जाएगा 2 हो जाएगा, ये 6 हमारा 21 और प्लस ये हो गया हमारा 64। अब इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, इसका हो गया मेरा 39 प्लस 12, 21 प्लस 64। ठीक है, इसको जोड़ेंगे कितना होगा आपका 39 हो गया, प्लस 12 हो गया और प्लस हो गया 64। ये हमारा हो गया 115 माइनस 21 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका आंसर, 5 में से 1 गया 4 और ठीक है 94 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको क्वेश्चन के हिसाब से आपको मान को बैठा देना कि ए का अर्थ क्या है, बी का अर्थ क्या है। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर सीरीज से क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन तो रीजनिंग में देखने को मिलता है। जैसे सीरीज में क्या दिया गया है, 16 का अर्थ दिया गया है 69, 24 का अर्थ हमको निकालना है और 31 का अर्थ दिया गया है 144। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए, देखिए ऐसे क्वेश्चन को कभी ना कभी हम लोग को ऐसा सॉल्व करना पड़ता है कि 60, जैसे कि 16 का अर्थ दिया गया है 69, तो हमें कुछ ऐसा नंबर लेना पड़ेगा ताकि इसके नज़दीक पहुंच सके। मान लीजिए मैंने 16 इंटू 5 करता हूं, ये हो जाएगा 80। अगर इसमें 11 घटाता हूं तो कितना हो जाएगा 69। उसी तरह इसको भी मैच कर लेते हैं। इसको भी अगर 31 गुना 5 करते हैं, ये हमारा हो जाएगा 155 और 11 माइनस करते हैं तो 144। तो इस तरह का हमारा ये सीरीज इस पैटर्न पर सही बैठ रहा है। उसी तरह अगर हम 24 को 5 से गुना करेंगे तो 120 हो जाएगा और उसमें 11 माइनस करेंगे तो 109 हो जाएगा। तो इस तरह ये पैटर्न हमारा बन के तैयार हो गया कि हमें कैसा मान के आगे बढ़ना है। तो अगर हम संख्या को 5 करके अगर उसमें 11 घटाते हैं तो हमारा ये पैटर्न ठीक ठीक सटीक बैठ रहा है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा 109, वो आपका राइट हो जाएगा।
सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के लिए। मैं सीरीज बाय सीरीज ही करा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आपको मैं दूसरा कहाँ से लेकर आके आपको क्वेश्चन डाले। CHSL का पेपर का ही क्वेश्चन है और इसी तरह का लेवल भी रहने वाला है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन देखिए, ऑड और इवन का क्वेश्चन है, हमें ऑड और इवन लेना है। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर मुझे देख कैसे लग रहा है कि देखिए 1 नंबर ऑप्शन है, 2 है, 3 है, 4 है। देखिए ये दिखेगा, ये 576 है, 784 है, 1024 है। ये कहीं ना कहीं किसी का स्क्वायर में बैठ रहा है, लेकिन 1620 जो है वो किसी का स्क्वायर में नहीं बैठ रहा है। फिर भी मैं रीचेक कर लेता हूँ। अगर मैं 16 को दूना करूँ तो 32, अब 32 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 1024। उसी तरह 16 का 28 करेंगे, 28, 14 का 28 करेंगे, 28 का है 784, और 12 का करेंगे तो डबल कर देंगे तो 24, 24 का स्क्वायर कितना होता है आपका 576। तो इस पैटर्न के आधार पर बैठ रहा है। उसी तरह 18 का हम 36 करते हैं तो 36 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36 का स्क्वायर हो जाएगा 1296, जबकि आंसर में क्या है 1162। इस तरह हमारा ये एक ऑड हो गया। ऑड और इवन को बजाना है कि किस सीरीज में कैसा पैटर्न चल रहा है। बस इस तरह का क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिल ही जाता है रीजनिंग में। ठीक है, चलिए इतना तो आपको समझ में आ गया। आशा करता हूँ आपको और भी समझ में आता रहे क्वेश्चन मेरा वीडियो। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी आता है, आपको कागज़ को मोड़ा और काटा जाता है तो किस तरह का आकृति बनेगा। देखिए कभी भी इस तरह का अगर आपको क्वेश्चन मिले तो देखिएगा कि हमेशा अपोजिट सही होता है। नहीं, मान लीजिए कि जैसे कि मेरा 1 नंबर ऑप्शन ही पकड़ लीजिए। देखिए ये एरो है, देखिए ये एरो है ना, देखिए ये इसको देखिए, दूसरे एरो को देखिए, एक दूसरे का अपोजिट बैठ रहा है, लेकिन ये देखिए एक दूसरे का अपोजिट नहीं है। तो यहीं पर हमारा गलत हो जाएगा। 1 नंबर ऑप्शन अपोजिट होना चाहिए। जैसे कि कहने का मतलब एक एरो अगर ऐसा है तो एक एरो ऐसा, एक दूसरे का मुंह आसपास देख, एक दूसरे को देखने वाला अपोजिट होना चाहिए। ठीक है, उसी तरह हम 3rd नंबर ऑप्शन देखते हैं। 3rd नंबर ऑप्शन में ठीक है, देखिए 3rd नंबर ऑप्शन में ये भी एरो, 2 एरो है, इसमें एक दूसरे का अपोजिट देख रहे हैं। सर्कल भी एक दूसरे का अपोजिट देख रहे हैं, लेकिन देखिएगा ट्राइंगल एक दूसरे का अपोजिट नहीं देख रहे हैं। अगर एक ट्राइंगल ऐसे जा रहा है, दूसरा एंगल कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा ना, एक दूसरे का अपोजिट होना चाहिए। तो ये भी हमारा ऑप्शन 3 नंबर गलत हो जाएगा। ऑप्शन 4 देखिए, देखिए ये तो पूरा अपोजिट है ही नहीं है, ना ही ये अपोजिट, ये तो पूरा तरह से चौथा नंबर ऑप्शन तो गलत हो गया। 2 नंबर देखिएगा, देखिए एरो एक दूसरे का अपोजिट देख रहे हैं, सर्कल भी एक दूसरे का अपोजिट देख रहे हैं, और उसी तरह ट्राइंगल भी देखिए एक दूसरे का अपोजिट देख रहे हैं। तो इस तरह आप तुरंत क्वेश्चन को अप्रोच करके सही कर सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आएगा कि कागज और मोड़ को ऐसे वाले क्वेश्चन, मोड़ा काटा जाने वाले क्वेश्चन को कैसे आप जल्दी से जल्दी अप्रोच करके काट सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अपोजिट होना चाहिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। 19 है, 38 है हमारा, 35 है, 135 है और 810 है। देखिए ये है आपका 2 गुना जा रहा है, ये आपका 6 गुना जा रहा है। तो अगर हम इवन नंबर लें, 2 का बाद क्या आ जाएगा, इवन नंबर 4। अगर 35 का 4 गुना करें तो 140 हमारा ठीक ठीक बैठ रहा है। तो यानी कि मतलब है पहले 2 गुना, फिर 4 गुना, फिर 6 गुना। तो इस हिसाब से ये पैटर्न हमारा सही बैठ रहा है और ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसलिए मैं जल्दी ही बना रहा हूँ। ठीक है, आज देखते हैं, इसमें भी ऑड इवन निकालना है। 440 है, 411 है, 361 है, 332 है। इसमें हमें ऑड इवन निकालना है। अगर हम 440 में 411 का अगर डिफरेंस निकालें तो ये हमारा हो रहा है 29। इसी तरह 361 में 332 गए, ये भी हमारा हो जा रहा है 29। 533 504 का गैप निकाले, ये भी हो रहा है 29। बल्कि जबकि ऑप्शन नंबर 4 जो है, अगर 520 और 481 का अगर डिफरेंस निकाले तो ये हमारा हो रहा है 39। तो ये हमारा ऑड हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन, तो हम यही तो निकालना है कि कौन सा ऑड है और कौन सा इवन है। तो ये ऑड निकला, ये 39 का गैप हो रहा है, जो कि अन्य बाकी 3 ऑप्शन से अलग है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। सिलोजिज्म का क्वेश्चन तो रीजनिंग में कोई भी आपका एग्ज़ाम क्यों ना हो, कोई पोस्ट का भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, किसी का भी, चाहे आरआरबी का हो या जो भी क्वेश्चन, या आपका बैंक का एग्ज़ाम हो,
इस तरह के सिलोजिज्म में क्वेश्चन तो आपको देखने ही मिलेंगे। और CHSL तो SSC का तो फेवरेट क्वेश्चन है। और इसका और अच्छा लेवल में क्वेश्चन करवाऊंगा सीरीज बाय सीरीज। मतलब कोई टॉपिक मान लीजिए सिलोजिज्म का टॉपिक निकाल दिए हैं तो सिलोजिज्म का हम टॉप 20 क्वेश्चन, टॉप 25 क्वेश्चन ऐसे में करता रहूँगा ताकि आपका प्रैक्टिस बना रहे। और किसी तरह का भी क्वेश्चन अलग अलग टाइप के किसी तरह का क्वेश्चन है तो एग्जाम में आप कैसे टैकल करें, कैसे इसको जल्दी से जल्दी आप बना सकें, उसमें भी मैं पॉसिबिलिटी के हिसाब से आपको बताऊँगा। ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं, बहुत में कन्फ्यूजन होता है, लेकिन मैं ऐसे आपको ट्रिक बताऊँगा कि 100% वो सिलोजिज्म आपका सही होना ही है। चलिए देखते हैं। चलिए देख, कथन में क्या दिया गया है, कुछ मक्खन शहद है। चलो मक्खन को एम मान लेते हैं, कुछ मक्खन क्या है, शहद को एस मान लेते हैं। देखिए ये जो है, जो कुछ को मानता है, ठीक है, कुछ मक्खन कुछ शहद, अब कुछ शहद ब्रेड है। ये जो मैं सीरीज करवा रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैं मानता हूँ कि इतना बेसिक तो आपको मालूम होगा ही, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं फाउंडेशन से पढ़ाऊँगा फिर आपको बताऊँगा तो फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं बैठता है, ठीक है। अगर आपको, हमको आशा करता हूँ कि आपको कम से कम बेसिक नॉलेज रीजनिंग और मैथ का होगा, वही उन्हीं लोग के लिए ये वीडियो है, ठीक है। कुछ शहद ब्रेड हो गया। अब कुछ शहद को क्या बोल दिया, ब्रेड। ब्रेड को मैं बी से डिनोट करता हूँ। अब सभी ब्रेड जैम है, सभी ब्रेड क्या है, जैम है। ये मेरा क्या हो गया, सिलोजिज्म बना लिया मैंने, ठीक है। अब आप इसका देखते हैं, कुछ जैम शहद है। देखिए कुछ जैम, हाँ कुछ जैम तो शहद है, देखिए कुछ जैम शहद है, ठीक है। ये हमारा आंसर 100% सही हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, सभी शहद मक्खन है। सभी शहद मक्खन है, ये शहद है हमारा और मक्खन है, तो गलत हो जाएगा। सभी शहद मक्खन खाएं, कुछ शहद मक्खन या कुछ मक्खन शहद है, तो ये हमारा दूसरा नंबर निष्कर्ष गलत हो जाएगा। आज देखते हैं तीसरा नंबर निष्कर्ष क्या है, कुछ जैम मक्खन है। कुछ जैम यहाँ और मक्खन यहाँ, और आपका कथन में भी मक्खन और जैम के लिए कोई भी कथन नहीं कहा गया है। तो कभी भी इस तरह का सिलोजिज्म क्वेश्चन हो, हमेशा कथन में जो कहा गया उसी हिसाब से निष्कर्ष भी सही होगा। ये नहीं कि आप अपना हिसाब से निष्कर्ष कर दिए, कथन में कुछ और बोला, निष्कर्ष आप कुछ निकाल दिए, क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आप इसको सिलोजिज्म बना के आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैं और एक बार बता देता हूँ। देखिए कुछ मक्खन है, मक्खन को मैंने एम माना, शहद है इसको मैं एस माना, ठीक है। और कुछ शहद ब्रेड है, कुछ शहद क्या है, ब्रेड है, ओके। अब सभी ब्रेड क्या है, जाम है, ठीक है, जैम है, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन कुछ शहद कुछ जैम शहद है। देखिए ये हमारा क्या हो गया, पूरा सर्कल क्या हो गया, जैम का हो गया। और ये क्या हो गया, ये पूरा क्या हो गया, शहद का। तो कुछ जैम और शहद है तो सही है, 100% सही है। सभी शहद मक्खन है। देखिए ये हमारा शहद, सभी शहद मक्खन है, ये तो नहीं होगा, कुछ शहद मक्खन है। देखिए कुछ पार्ट ही मक्खन का शहद में या शहद का मक्खन में, इसलिए सभी शहद मक्खन नहीं हो सकते। कुछ जैम मक्खन है, कथन में जैम और मक्खन का कोई चर्चा नहीं किया गया, तो इस आधार पर हमारा निष्कर्ष 100% गलत हो जाएगा। और हमने जो बनाया सिविलिज्म उसके हिसाब से भी ये गलत हो जाएगा, ठीक है। 100% से आपको ओनली निष्कर्ष बन हो जाएगा, हमसे नहीं करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 21, ये आपका कैलेंडर वाला क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट, जैसे आपको क्लॉक, कैलेंडर सभी। यदि 21 जून को 2007 को गुरुवार था, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अगर 21 जून है 2007, क्या है, गुरुवार है, ठीक है। तो 21 जून 2011 को क्या हुआ, कभी भी क्वेश्चन अगर पूछे इस तरह का, अगर सामने सामने पूछे, देखिए 2007 से 2011 का ज़्यादा गैप नहीं है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन को बनाने का तरीका बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि 2007 क्या है आपका, 2007 आपका नॉर्मल ईयर है, ठीक है। और मान लीजिए 2008 अगर बोले, ये क्या है, हमारा लीप ईयर है। लीप ईयर मतलब जो साल अगर 4 से डिवाइड हो जाएगा तो वो हमारा लीप ईयर होता है। अगर नॉर्मल ईयर रहे तो एक ऐड करेंगे, लीप ईयर रहे तो हम 2 ऐड करेंगे। बस इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा उसमें माथा पचीदी करने का कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको कोड याद करना पड़ेगा। कोड याद करना पड़ेगा, लेकिन ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कम गैप है, 2007 से 2011 ही जाना है, तो इसलिए मैंने ये मेथड को अपनाया है। जैसे 2007 और हमको 21 जून से 21 जून का ही पूछा है, ठीक है। 21 जून टू 21 जून और 2007 से 2011, देखिए डेट सेम होना चाहिए, ठीक है, डेट सेम होना चाहिए। अब आते हैं, मान लीजिए 2007 के बाद क्या आता है, 2008,
तो 2008 के हमारा लीप ईयर है, तो इसमें अगर लीप ईयर को क्या बोले हम, +2 करना है, ठीक है। इसको हम +2 जोड़ देंगे। तो गुरुवार को अगर गुरुवार के बाद +2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, शुक्रवार और शनिवार। मैं लिख भी देता हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा शनिवार। फिर अगर 2009 का बात है तो हमारा नॉर्मल ईयर है, सिर्फ एक जुड़ेगा इसमें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रविवार, ठीक है। उसके बाद 2010 का बोलेंगे, ये भी तो हमारा नॉर्मल ईयर है, तो इसमें भी एक जोड़ेंगे, तो हो जाएगा सोमवार हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप लगा रहा हूँ ना, तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, ठीक है। ये हमारा 2010 है। अब आते हैं 2011 ही पूछा है, 2011 भी हमारा नॉर्मल ईयर है, इसमें एक जोड़ देंगे, सोमवार के बाद एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा मंगलवार हो जाएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, मंगलवार। देखिए कम गैप होगा तो अगर 2007 से 2011 जाना है, मतलब कुछ भी थोड़ा गैप कम हो तो आप ऐसे डायरेक्ट आप अप्रोच लगा के कर सकते हैं, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व बन जाएगा। नहीं तो फिर अगर आप कोड लेके बैठेंगे, कोड मोस्टली इंपॉर्टेंट है, लेकिन हर एक क्वेश्चन के लिए कोड हम नहीं लगा सकते। ये तो सिंपल क्वेश्चन तो इसलिए मैंने ऑड इवन करके मैंने लगा दिया। लीप ईयर होगा तो +2 जोड़ना है, नॉर्मल ईयर जोड़ना, नॉर्मल ईयर हो तो +1 करना है बस। आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन मतलब इस बार तो ग्रुप डी, CHL, SSC सब एक पेपर में आपको देखने को मिलेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन को करने के लिए आपका कैलकुलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन एक लेवल पर बैठता नहीं है, और ये क्वेश्चन को देख के ही समझ में नहीं आता कि स्टार्ट करे से करे, कहाँ से कहाँ करें। जैसे कि यहाँ पर क्या कहा गया है, 3 है, 43 है और ये 4 है। इसको आपको एक पैटर्न पर बैठाना है। मान लीजिए मैं 3 का क्यूब कर देता हूँ, ठीक है। कितना हो गया आपका 27, और 4 का स्क्वायर कर देता हूँ, ये हो गया मेरा 16, ये हो गया मेरा 43, ठीक है। ये पैटर्न मेरा बैठ रहा। आइए दूसरा भी देख लेते हैं। 6 है, 241 है, हमारा 5, तो पहले को हम क्यूब कर देते हैं। 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, 216, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 25, ये हमारा 241। चलिए इस आधार पर हमारा सही है। अब हमको देखो तीसरे पंक्ति का ये निकालना है हमको, तो क्या है, तीसरे पंक्ति में 2 है, क्वेश्चन मार्क है, और 11 है। अब इसको कैसे करेंगे, ऑप्शन में देखिए 1 नंबर है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ठीक है। तो हम क्या किए, 2 और 11, तो 2 का क्यूब हम करेंगे तो कितना हो जा रहा है, 2 का क्यूब हो जा रहा है आपका 8, और 11 का स्क्वायर कितना हो जा रहा है, चलिए ये हमारा 2 का क्यूब कितना हो गया, 8 हो गया, और 11 का क्यूब 121 हो गया। दोनों को ऐड करेंगे तो 129, 11 का स्क्वायर 121, और 2 का क्यूब हो गया 8। पहले का क्यूब करना है और लास्ट वाला का स्क्वायर करना है। तो इस आधार पर हमारा पैटर्न एकदम राइट हो रहा है, और क्योंकि पहले पंक्ति दूसरी पंक्ति में यही मैच हो रहा है, इस तरह का पैटर्न मैच हो रहा था, तो इस तरह हमारा ऑप्शन नंबर 2 हमारा 100% सही हो जाएगा, ठीक है। पहले का क्यूब दूसरे का स्क्वायर। कैलकुलेशन आपको आपको तेज होना चाहिए, ताकि आप जल्दी क्वेश्चन को पकड़ लें। तो क्वेश्चन किसको स्क्वायर करे, किसको क्यूब लें, किसको घटाएं, किसको प्लस करे, उसमें कन्फ्यूज हो जाएगा, समझ चला जाइएगा। इसको बाद में अगर सिंपल से आया तो वैसे अप्रोच ले सकते हैं, अगर थोड़ा कैलकुलेटिव आया तो क्वेश्चन आगे बढ़िए, और आगे बढ़ने के बाद अगर आपको समय बचता तब आके क्वेश्चन दीजिए, ठीक है। खामो खा के क्वेश्चन उस तरह क्वेश्चन फंस जाइएगा, फंसाने के लिए दिया है, फंसेगा, टाइम भी चला जाएगा आपका, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें आपको बाद में बताता हूँ, ठीक है। सेम वैसे ही क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ। चलिए ये हमारा दिया गया कहते हैं कितने त्रिभुज, काउंटिंग फिगर का तो आना है। काउंटिंग फिगर का चलिए देखते हैं कितने ट्राइंगल है। देखिए अगर मान लीजिए कोई मेरे पास स्क्वायर है, ठीक है, और एक दो डायगोनल है, मैंने ऐसे खींचा है, तो इसमें टोटल कितने त्रिभुज होंगे, इसमें टोटल 8 त्रिभुज होंगे। उसी तरह देखिए अंदर में देखिए स्क्वायर है ना, देखिए अंदर में टोटल कितना हो गया 8, प्लस करते हैं। इसको ये देखिए
ये देखिए बड़े वाला त्रिभुज देखिए, ये देखिए ये हमारा 1 2 3, यहाँ 4 हो गया। उसके बाद देखते हैं और कहाँ बचा है। ये देखिए ये बड़े वाला, देखिए ये हमारा कितना हो गया, 1 2 3 1 4, ये हमारा 16। लेकिन ऑप्शन में देखिए 16 से ज़्यादा, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ त्रिभुज छूट रहा है। चलिए इसको भी देखते हैं। अंदर को कर लिए, बाहर वाले को कर लिया, ठीक है, तो कर लिया, ठीक है। ये देखिए यहाँ एक है, तो देखिए देखें एक त्रिभुज यहाँ भी है, इसी तरह दूसरा त्रिभुज देखिए 2, ये हो गया हमारा 3, इसी तरह ये भी 4। देखिए टोटल कितना हो गया, 16 और 4, ये हमारा 20 हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। त्रिभुज का काउंट करना और कुछ शॉर्ट ट्रिक में बताऊंगा, ताकि एक ही बार आपका मतलब ऐसे कुछ आपको पकड़ना होता है कि वहाँ पर डायरेक्ट आपको, जैसे कि मैंने स्क्वायर को पकड़ा, तो स्क्वायर में तो 8 होते हैं, तो मैंने वहाँ से ही कैलकुलेशन स्टार्ट करी, ताकि आपको कैलकुलेशन में आपको ईजी आए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा 13 है, ये भी नंबर से इससे क्वेश्चन है। 13 14 23 48 97 178, ठीक है। देखते हैं, ये हो गया 1 और ये हो गया 9, तो कितना हो गया 25, ये हो गया 17 में से 8 गया 9, 49, और ये हो गया आपका 178 और 97 हो गया आपका, यहाँ बैठता है 8 में से 7 गया 1 और 17 में से 9 गया 8, ये हो गया कितना हो गया 81। तो देख रहे हैं, तो ये आपका स्क्वायर में जा रहा है और ये इवन नंबर का है, ठीक है। एक का स्क्वायर सॉरी ऑड नंबर का है, 3 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है और ये 9 का स्क्वायर है, ठीक है। उसी तरह अब हो जाएगा 10 का स्क्वायर, 10 का नहीं होगा 11 का होगा, ठीक है। 11 का स्क्वायर क्या हो जाता है 121। अगर 178 से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 299 इसका आंसर हो जाएगा। तो सिर्फ गैप निकालना और एक पैटर्न पर ही था, स्क्वायर था, ठीक है, इवन नंबर का स्क्वायर था, सॉरी ऑड नंबर का स्क्वायर था। 1 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया और आपका 5 का स्क्वायर हो गया, 7, ऐसे ऐसे करते करते गया और लास्ट में 11 का स्क्वायर हो गया 121, 178 से अगर उसको ऐड किया तो क्या हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन था 299। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट फार्मूला पे आधारित है, जैसे कि यहाँ पर क्या दिया हुआ, 8 प्लस बी का होल स्क्वायर मान लिया -4 इंटू 957 इंटू 932, ठीक है। इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, ये जो होता है ना a माइनस बी के स्क्वायर के बराबर होता है, बस सिंपल सा। ये जो होता है a प्लस बी का स्क्वायर माइनस क्या 4ab है वाला, ठीक है। a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ab, ठीक है। a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ab इसके बराबर होता है a माइनस बी के बराबर, वही पैटर्न यहाँ भी दिया गया है, ठीक है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर हम 950 से a मेरा a है, ये हमारा b है, अगर 950 से 932 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हमारा बचा 25 को स्क्वायर करेंगे तो कितने 425। ये हमारा सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है। सिंपल से क्वेश्चन है, फार्मूला पर आधारित क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आपका मिश्रण से क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है कि 18 रुपये प्रति केजी के मूल्य वाले 5 केजी गेहूँ को 2 केजी अन्य प्रकार के गेहूँ के साथ मिलाकर ₹20 प्रति केजी के मूल्य वाला मिश्रण प्राप्त होता है। महंगे वाले गेहूँ का मूल्य ज्ञात करें, ठीक है।
तो मैं इसको बनाता हूँ। जैसे कि 18 kg, 18 रुपये प्रति केजी के मूल्य 5 kg, ठीक है। 5 kg तो क्या करते हैं, 2 kg अन्य प्रकार के, 2 kg अन्य प्रकार का, तो ये मेरा क्वांटिटी है, लेकिन 2 kg का अन्य प्रकार उसका कितना प्राइस है मुझे नहीं पता है। वही जो है आपका महंगे वाला गेहूँ होगा। मान लीजिए 2 kg अन्य प्रकार का जो गेहूँ है उसका दाम है X रुपया, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 7 मिलकर क्या कहा गया है, देखिए 7 मिलकर 20 रुपये प्रति केजी के मूल्य। 7 मिलकर कहने का क्या मतलब, एक 5 kg और ये 2 kg, कितना हो गया 7 kg। 7 kg को क्या किया है, 20 रुपये प्रति केजी के मूल्य पर मिश्रण कर दिया है, तो इसके बराबर हो जाएगा। ये हमारा 90 हो जाएगा, ये हमारा 2x, ये हमारा हो गया 140। इससे घटाएंगे, 140 में से 90 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 50, और 2 से करेंगे तो 25 प्रति केजी। तो एक्स वाला ही जो है गेहूँ का मूल्य जो है महंगे वाले गेहूँ का मूल्य है। तो मैं एक्स का मान, जो महंगे वाले गेहूँ का मूल्य तो मैंने एक्स माना था, और इस तरह सिंपल से मैंने एक समीकरण बनाया और ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो गया। तो ये महंगे वाले गेहूँ का दाम कितना हो जाएगा, 25 रुपया। मतलब इक्वल किया है, इक्वल मैंने किया है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है A+2B 27 दिया है, A+2B 27 दिया है, AQ + 8BQ बराबर 5427 दिया है, 5427 दिया है। तो 2AB का मान निकालना। देखिए दोनों तरफ का स्क्वायर करते हैं, AQ प्लस क्यूब करते हैं, AQ + 2B के क्यूब करते हैं, क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, AQ + BQ + 3AB × A+B, ठीक है। AQ + BQ को हमारे इसको A, देखिए इसको A माने हैं, इसको B माने, ठीक है। AQ + BQ का फॉर्म हमको तो मान दिया है ऑलरेडी क्वेश्चन में 5427 प्लस, और इसका मान क्या दिया गया, AQ + BQ को क्या दिया गया, ये हो जाएगा 27, 27 दिया है ना, 27 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। +3 इंटू A क्या दिया गया है, A इंटू B क्या दिया गया 2B, और A + B हमें क्या दिया गया है क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, A + B 27, तो इसमें मैं 27 लिख दिया। क्वेश्चन थोड़ा बढ़ा जाएगा, मैं फार्मूला पे ही बना रहा हूँ ताकि आपको जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो। थोड़ा कैलकुलेशन क्वेश्चन है, इसको मैं दूसरा तरीके से बताऊंगा कि आप अगर ए और बी का मान के कर सकते हैं, कोई भी संख्या मान के कर सकते हैं। अगर आपको मानने का, एजम्पशन करने का तरीका अगर मालूम हो तो जल्दी बन सकता है। हालांकि एग्ज़ाम हॉल में अगर ऐसे ही करेंगे तो जल्दी बनेगा, मैं वो भी उसी की प्रोसेसिटी आपको बताता हूँ। तो 27 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका, 27 का क्यूब हो जाएगा आपका 19683, ये हो गया 5427, ये हो गया 6AB, ये कितना हो गया हमारे पास 27। अगर इसको घटाएंगे 19,683 को -4 5,427 से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 14,256, ठीक है। ये मेरा हो जाएगा 27 × 6 कितना हो जाएगा, 27 × 6 हो जाएगा आपका 162 AB। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, AB का मान 88, लेकिन हमें क्या पूछा जाए 2AB का मान, 2AB का मान कितना हो जाएगा, 8 × 2 हो जाएगा 176, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह आप क्वेश्चन, अगर आपको फार्मूला याद है, बेसिक सही फार्मूला था, AQ + BQ पर ही आधारित था क्वेश्चन, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन अगर एजम्पशन से करते हैं, मान के करना रहा, ये थोड़ा हार्ड होगा क्योंकि मानना एग्ज़ाम हॉल में कितना मानेंगे, तो जल्दी करने में भी आपको दिक्कत होगी। फिर भी अगर ये क्वेश्चन अगर रिपीट होता है तो मैं बताता हूँ उसको करने का, ठीक है। इतना तो आपने नोट कर ही लिया होगा, मैं इसको हटाता हूँ। देखिए अगर मान लीजिए यह A है, ठीक है, और ये 2B है, इसको A माने, इसको A माने, इसको B माने। अगर A का मान मैंने
चलिए, तो नेटवर्क में गड़बड़ हो गया था। चलिए क्वेश्चन करते हैं। ए का मान मान लीजिए मैंने 11 माना और बी का मैंने माना 8। ये 8 गुनी 2 हो जाएगा, तो ए हो जाएगा 11, तो हो जाएगा 16। ठीक है सर, तो इसी के बराबर तो हमको करना था ना कि बी का मान को क्या माने, ए का क्या माने कि हमारा कितना आ जाए 27 आ जाए। तो इसमें बैठा के देखते हैं क्या मेरा सही होगा। ए का क्यूब मैंने 11 का क्यूब हो गया 1331, और यहाँ हो गया आपका 8। बी का क्यूब मतलब बी को क्या माने हम 8 माने थे, तो 8 का क्यूब कितना हो जाएगा 512। तो सॉल्व करेंगे, ये हो गया 1331 प्लस हो गया 8 इंटू 512 हो गया 8 दूनी 16, तो ये हो जाएगा 4096। इसको अगर जोड़ेंगे तो 5427, तो 5427 ये हमारा राइट होगा। तो टू ए बी का मान क्या हो जाएगा, तो 11 को ए को क्या माने मैंने 11, और बी को क्या माने मैंने 8, तो 11 8 88, 88 गुना 2 हो जाएगा 170। ऐसे ही मान के कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा लेट हो जाएगा मानने में कि सही सही बैठता है कि ना, अन्यथा आपको फार्मूला ही के फार्मूला बैठा के आपको क्वेश्चन करना होगा, फार्मूला आपको याद करना ही होगा। मैं 7-8 क्वेश्चन फार्मूला का भी करवाऊँगा, जो कि एग्जाम के दृष्टि में बहुत कोई मतलब डायरेक्ट उसी हिसाब से वही पैटर्न पे पूछते हैं। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है कि एक सरकारी योजना में अगर बिजली का बिल नियत तरीके से पहले चुकाया जाता है तो बिल की राशि पर 5% की छूट मिलती है, और नियत तारीख से पहले बिल का भुगतान करके एक व्यक्ति को ₹20 की छूट मिले। तो दोनों में कथन तो एक ही कहा गया है कि तारीख से अगर पहले बांध देंगे तो परसेंटेज में दिया था 5%, अगर तारीख से पहले बांधेंगे तो रुपये में दिया 20%। इसका कहने का क्या मतलब है, इसका कहने का मतलब है कि जो 20% जो है रुपये, जो 20% है वो 5% के बराबर है। ठीक है, देखिए 20 रुपये जो है वो हमारा 5% के बराबर है, तो 4 हो जाएगा। और कोई भी संख्या अपना अपने 100 हो जाए तो बिल की राशि कितनी हो जाएगा 4 हो जाएगा 400। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस इसको घुमा के पूछा गया था, जो परसेंटेज में दे दिया गया है और एक जगह आपको रुपया में दे दिया गया बस। ठीक है, इसको इक्वल करके आपको 100% का मान, क्योंकि कोई भी राशि अपना अपने कितना होते हैं 100% होती है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोला गया कि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर एक राशि 2 साल में 10,890 और 3 साल में 11,979 रुपये हो जाती है, तो राशि ज्ञात कीजिए। बहुत सारे इस तरह क्वेश्चन आपको चक्रवृद्धि ब्याज में देखने को मिलेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए जैसे यहाँ 2 साल है, ठीक है, और यहाँ 3 साल है, कहीं भी इस तरह क्वेश्चन 2 साल के बाद 3 साल या 3 साल के बाद 4 साल, मतलब निरंतर हो, यानी एक के बाद एक हो, जैसे कि 2 के बाद 3 आता है, तो 2 साल में 3 साल में, ठीक है, ऐसा पूछा हो तो पहले हम 2 साल में 3 साल में कितना हो रहा है, 3 साल में हो रहा है 11971, ठीक है, 2 साल में कितना हो रहा है 10890। इनका अंतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, आ जाएगा ये हो जाएगा आपका 9, ये हो जाएगा आपका 8, ये आपका हो जाएगा 108 रुपीज़। ठीक है, 108 रुपीज़ जो है हमें कभी भी लगातार वर्ष में दिया हो, 2 साल के बाद 3 साल, तो पहले जो राशि होता है उसी को हम मूलधन मान लेते हैं। ठीक है, इंटू 100 कर रहे हैं, ये कितने बार में जाएगा 10 बार में जाएगा, इससे 10 बार में जाएगा। ये जो निकल के आया ना रेट, ये हमारा रेट निकल गया, अगर रेट पूछता तो हमारा कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा। उस तरह क्वेश्चन में क्या पूछा गया, राशि पूछा गया। अगर हम 10% को 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालें तो कितना हो जाएगा 21% हो जाता है। ठीक है, देखिए 10 + 10 करें, 10 × 10 करेंगे, 100 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, और ये आपका हो जाएगा, क्योंकि आपका ये जो है ना फार्मूला x + y, इस आधार पर मैंने बैठा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है
ब्याज का ब्याज जुड़ता है, तो 10% का 2 साल का कितना हो जाता है ब्याज? 21%। ठीक है, अगर 21% हो जाता है, लेकिन इसमें क्या बोला गया है 10,890 रुपये राशि हो जाने का मतलब कि ये जो है ना हमारा मिश्र धन दिया गया है। तो अगर चक्रवृद्धि ब्याज में अगर 100 जोड़ते हैं तो क्या ये मेरा मिश्र धन के बराबर हो जाएगा 121। ठीक है, तो 121 किसके बराबर हो जाएगा? 10890। अगर इसको हम काटते हैं ये कितना बार में जाएगा? ये आपका जाएगा कितना बार में जाएगा? 90 बार में जाएगा। 90 बार में जाएगा। हमें पूछा राशि, कोई भी राशि अपने आप में 100% हो जाती है। 100% हम निकालेंगे, 100 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9,000 रुपया। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको समझाने के लिए इतना किया। कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चन आए कि 2 साल में इतना हो जाती है, 3 साल में इतना, लगातार वर्ष होना चाहिए। 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, दोनों को डिफरेंस निकालेंगे, वहाँ से रेट आ जाएगा। रेट आने के बाद जैसे कि यहाँ पर रेट आया 10%, मैंने 2 साल का रेट 10% के हिसाब से 21 निकाला। लेकिन जो 10,890 या 11,969 रुपये हो जाती है, मतलब कि मिश्र धन। तो अगर कोई भी राशि 21%, अगर इसमें 100 जोड़ देंगे तो मिश्र धन के बराबर हो जाएगा, मतलब 121 हो जाएगा। तो 121 का वैल्यू ही दिया था 10,890, और 100% हमको 82 निकालना था, तो कितना हो जाएगा? 9,000 रुपये। आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये दिया गया कि दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 12 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। इन वृत्तों पर एक उपनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जाती है जो वृत्त को क्रमशः एम और एन पर स्पर्श करती है। एम एन की लंबाई क्या है पूछा है क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए एक तरह का टेंजेंट वाला, सर्कल का टेंजेंट वाला क्वेश्चन है। देखिए इसका प्रमेय क्या होता है, मान लीजिए कि 2 सर्कल है। ठीक है, मैंने 2 सर्कल बनाया। देखिए ये बोल रहा क्या क्वेश्चन में कि बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, मतलब 2 सर्कल है, मैंने बाहर रूप से इसको स्पर्श कर दिया। ठीक है, अब इसका क्या बोल रहा है, इसका एक रेडियस दिया हुआ, इसका रेडियस दिया है 12, तो मैं आर लिख देता हूँ कैपिटल आर, ताकि 12 यह मेरा आर। डायरेक्ट अगर ऐसा क्वेश्चन होता है और इसको क्या बोल रहा है कि उपनिष्ठ स्पर्श रेखा। देखिए ठीक, रेखा मेरा ऐसे जा रहा है इसको टच करते हुए। ठीक है, ये मान लीजिए मेरा एम है, तो इसी का ही लंबाई क्वेश्चन में पूछा गया। कभी भी इस तरह क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, हो जाता है 2। ठीक है, यह आता है R1 इंटू R2। ठीक है, R2 अंडर स्क्वायर, ये मेरा 2 हो गया। R1 क्या था मेरा 12, और R2 क्या था मेरा 8। तो करेंगे तो 12 8 96 हो जाएगा, तो 16 और 6 में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 16, कोई भी 16 है, तो ये हो जाएगा 16 बाहर निकल के आएगा 4, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, और अंदर में क्या हो जाएगा 6 रह जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 8√6। तो कोई भी अगर सिंपल इस तरह से पूछे कि कोई भी सर्कल जो है एक दूसरे को बाहरी स्पर्श करते हैं और इसके बीच में जो मन रेखा, कोई भी रेखा का नाम दिया हो उसका लंबाई निकालना डायरेक्ट फार्मूला होता है अंडर√2 इंटू R1 इंटू R2। तो इस तरह क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। फिर से मैं एक साफ रूप से लिख देता हूँ फार्मूला ताकि आपको समझ में आए। तो इस तरह क्वेश्चन आएगा तो 2 R1 इंटू R2 इंटू स्क्वायर, इसे क्वेश्चन में 2 दिया है। R1 मैंने क्या दिया 12 इंटू दूसरा रेडियस क्या दिया इतना, इसका अंडर स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा 96। ठीक है, ये हो जाएगा 96, इसका अंडर रूट करेंगे। 96 कितना इसमें टूटेगा 16 और 6 में टूटेगा, 16 गुना, और 16 जब बाहर निकल जाएगा 4 और 2 से गुना हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 8√6 हो जाएगा। तो इस तरह आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन बेसिक है, ये आप कर लेंगे। यदि किसी दिन के अंश में 50% वृद्धि की जाए और हर में 28% कमी की जाए तो दिन का मान क्या हो जाए, मूल भिन्न पूछा है। तो उसको मैं करता हूँ। मान लीजिए कोई भिन्न है XY। ठीक है, 50% की वृद्धि, मतलब 100 में 50% की वृद्धि, मैंने 150 और हर में 28% कमी, मैं बेसिक से ही कर दे रहा हूँ। और इसको कमी करने के भिन्न का मान क्या हो जाता है 25/36 हो जाता है। ये जाएगा 25 36 150, और ये हो जाएगा 36 दूनी 72, ये हो जाएगा 2 3
तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1/3 मेरा आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा माथा पच्ची करने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का है। देखिए एक अभी है और बिंदु एक प्रोजेक्ट को क्रमशः 4 और 12 घंटे में पूरा करते हैं। यदि अभी 5 AM पर प्रोजेक्ट आरंभ करता है और वे वैकल्पिक रूप से प्रत्येक 1 घंटे के लिए कार्य करते हैं तो प्रोजेक्ट को कब पूरा होगा। देख लीजिए, मैंने अभी को माना ए, अभी को माना बिंदु, ठीक है। दोनों का क्या है, ये 4 घंटा में करता है और ये 12 घंटा में करता है। तो अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो 12 हो जाएगा, इसका कार्य क्षमता हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा 1। अब क्या बोलते हैं कि वैकल्पिक रूप से, मतलब पहले ए काम करेगा फिर बी काम करेगा, मतलब पहला दिन ए काम करेगा दूसरा दिन बी काम करेगा। इस तरह से 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, पहला दिन 3 काम करेगा दूसरा दिन 1 काम करेगा, 2 दिन में 4 काम हो जाता है। हमें कितना काम करना, टोटल काम है 12, तो हमें 3 यहाँ से करेंगे, 6 दिन में हमारा 12 काम हो जाता है। तो 6 दिन में हमारा, मतलब 6 घंटा में हमारा, घंटा में पूछा ना, तो 6 घंटा में हमारा 12 काम हो जाता है। तो मैंने काम स्टार्ट कितना बजे किया, मैं क्वेश्चन में कहा गया कि अभी ने 5 AM कर स्टार्ट किया, जो काम पहले स्टार्ट करे वही ख़त्म करेगा। अगर 6 घंटा लगता है, 5 घंटा मतलब सुबह के 5 बजे बाद, तो अगर 5 बजे में तो कितना बजेगा, 11 AM। तो ये काम कम्प्लीट होगा हमारा 11 AM तक हमारा कम्प्लीट हो जाएगा। मैंने क्षमता नहीं कि टोटल वर्क निकाला, और 2 दिन में अगर 2 दिन में अगर 4 काम होते हैं तो 6 दिन में 12 काम हो जाएगा। और 1 घंटा में बार बार पूछा, मेरा दिन से मुँह से दिन ही निकल रहा है बार बार। तो मतलब 2 घंटा में 4 काम हो रहा है, तो 6 घंटे में 12 काम हो जाएगा। तो 6 घंटे में 12 काम हो जाएगा। मैंने काम तो 5 बजे सुबह स्टार्ट किया था, वहाँ से 6 घंटे जोड़ेंगे तो 11 AM में मेरा काम समाप्त हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन बेसिक सा क्वेश्चन है। ऐसा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये फार्मूला पर आधारित है मेंसुरेशन का, आप बेसिक से सब फार्मूला याद करते रहिएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट फार्मूला से ही पूछ लेता है क्वेश्चन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या बोला गया है, यदि एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल दिया गया 1386 सेंटीमीटर। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है आपका 4πr²। वैल्यू दिया है 1386, ठीक है। इसको मैं करता हूँ 22/7, पाई का वैल्यू लिख दिया 7² और हो गया 1386। इसको मैं काटता हूँ डायरेक्ट, 22 चौके 88 होता है, अगर 88 से 1386 काटेंगे तो कितना बार में जाएगा, तो हमारा जाएगा, ऐसे कर रहा हूँ 1386, 22 चौके 88 और मुझे 1386, ओके। ये कितना बार में जाएगा, 22 चौके 88, अगर डायरेक्ट काटेंगे तो 186 को, तो ये कितने बार में जाएगा, 15.75, और 7 के यहाँ जाके गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 110.25। ये हमारा R² का वैल्यू आया कितना, 110.25, और उसमें रूट लगा देंगे तो R का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10.5। तो सिंपल से ये फॉर्मूला याद करना है कि गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr² होता है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य से 28 रुपये कम में बेचने पर एक दुकानदार को 30% का लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 560 है, उसे अंकित मूल्य पर ही बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत कितना है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, CP हमारा दिया है कितना, 560। SP कितना हो गया, दुकानदार को 30% का लाभ में, ये हमारा 672 हो गया। 560 का 130% कितना हो जाए, क्योंकि 560 में लाया और उसको 20% लाभ में, तो हो गया मेरा 672। उसके बाद क्या बोला गया है कि यदि 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 वस्तु का क्रय मूल्य 560 उस अंकित मूल्य पर ही बेचा जाता है, तो मुझे ये MP निकालना है। देखिए MP निकालना, मान लीजिए कि कोई राशि में अगर हमें अंकित मूल्य पर कोई छूट दिया जाता है तो किसके बराबर आता है, सेलिंग प्राइस के बराबर होता है। अगर सेलिंग प्राइस में अगर हम छूट जोड़ देते हैं तो किसका बराबर हो जाएगा, MP के बराबर हो जाएगा। अगर मैं 672 में 28 जोड़ता हूँ तो क्या मेरा MP निकल के आ जाएगा, क्योंकि उसने छूट दिया था, कम में बेचा था। तो ये कितना हो जाएगा, 28 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 700। 700 क्या हो जाएगा मेरा MP।
कहने का मतलब ये है, अगर कोई मेरे अंकित मूल्य में कोई छूट दिया जाता है तो सेलिंग प्राइस आता है। अगर सेलिंग प्राइस में छूट को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा एमपी निकल के आ जाएगा। तो मेरे पास देखिए सीपी भी है और एमपी भी है और एसपी तो है ही मेरे पास। तो क्वेश्चन में क्या कहेंगे, उसमें ऐसे इसे अंकित मूल्य पर मैंने 700 में ही बेचा जाता है तो उसको कितना लाभ, कितने रुपये का लाभ होता है। लाभ और हानि हमेशा कॉस्ट प्राइस में निकालें। कॉस्ट पे मेरा 560 है और एमपी में बेचना है तो मेरा 40 रुपये का लाभ होता है और 560 कॉस्ट प्राइस नीचे आ जाएगा। तो अगर काटेंगे कितने बार में जाएगा, ये हमारा काटेंगे तो इससे देखिए 4 से चल जाएगा, ये हमारा जाएगा आपका गलत हो रहा है क्या, सॉरी यहाँ मैंने गलत कर दिया। अरे 700 को 560 में नहीं 660 में घटा दिया। तो अगर 700 को मैं 560 से घटाऊँ 140 रुपये, मैंने 40 ले लिया था, क्षमा चाहता हूँ। 140 560 हो जाएगा, हो जाएगा 0, हो जाएगा 4 बार में, हो जाएगा आपका 25 बार में। तो कितना हो जाएगा 25% लाभ परसेंट, ठीक है 25% लाभ परसेंट में पूछा है, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास कॉस्ट प्राइस था। एसपी मैंने एसपी को 120% में निकाला और मैंने एमपी भी निकाला, और एमपी मतलब अंकित मूल्य, और अंकित मूल्य में पूछा तो सेलिंग कॉस्ट पर 560 है और हमारा मार्केट प्राइस 700, उसको घटाया तो 40 रुपये का लाभ हुआ। इसमें कॉस्ट प्राइस में और 100% का वॉल्यूम में निकाल दिया, मतलब 25% का लाभ हुआ, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन में थोड़ा गड़बड़ हो गया, मैंने उसको 660 मान लिया था। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए, कभी भी ये क्वेश्चन दिया होगा, मान लीजिए कि आपको सिर्फ छूट और लाभ दिया रहेगा, ठीक है। क्योंकि छूट दिया है और लाभ दिए, कहीं भी कुछ क्वेश्चन और कहा नहीं गया कभी भी। अगर छूट और लाभ दिया हो, छूट को मान लीजिए सीपी है, ये एमपी पूछा है, क्वेश्चन वही पूछा है ना, क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य। 10% की छूट कभी दिया और बेचने पर 12% का लाभ होगा, मतलब जो छूट दिया गया है ना 100 में 10% की छूट तो 90 रुपया, तो 90 मेरा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा और 12 रुपये मतलब 112 रुपये मेरा मार्केट प्राइस हो जाए। कभी भी छूट और लाभ का चर्चा किया जाए तो छूट को क्रय मूल्य मानेंगे और 12% का लाभ मतलब 112% का लाभ। इसको अगर हम फर्दर काटेंगे तो 2 से जाएगा 45 बार में, 2 से जाएगा 56 बार में। इस तरह हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कभी भी छूट और लाभ का चर्चा किया, छूट को 10% सी पर छूट और लाभ का चर्चा किया गया है तो छूट को 100 में 10% छूट मतलब उसे कॉस्ट प्राइस आ जाएगा और 12% का लाभ मतलब एमपी आ जाएगा, यानी कि मार्केट प्राइस आ जाएगा। इन दोनों को मैंने रेशो ले लिया, काटा तो 35-56 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, जैसे कि भी दिया गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, अभी मैंने लिखा था गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, इसका वैल्यू दिया है 64 पाई, ठीक है। पाई से पाई कट गया, 4 से काटेंगे तो कितना बार में जाएगा 16 बार में, आर का स्क्वायर बराबर 16, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 4, ये हमारा रेडियस निकलता है। अब आयतन पूछा, आयतन क्या हो जाता है गोले का 4/3 पाई आर क्यूब हो जाता है, ठीक है। तो 4/3 पाई का वैल्यू बैठाएंगे तो पाई का वैल्यू ऑप्शन में दिया ही नहीं है, पाई में ही निकालना है, ठीक है। तो आर का क्यूब कितना हो जाएगा मेरा आर का क्यूब है 4 का क्यूब हो जाएगा 64, ये हो जाएगा आपका 256 पाई बटा क्यूब, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल पैटर्न पर आधारित है, फार्मूला पर आधारित, तो ये क्वेश्चन ऐसा होगा, सॉल्व होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कक्षा में 39 छात्र एवरेज का क्वेश्चन है, मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ। एक कक्षा में 29 विद्यार्थी है और उसका औसत भाग 51 kg है। यदि हम शिक्षक का वजन शामिल करते हैं तो औसत वजन 51.2 kg हो जाता है। शिक्षक का वजन पूछा, देखिए 39 विद्यार्थी है, उनका औसत 51 है और एक शिक्षक आ गया, ठीक है। तो शिक्षक आने के बाद में एवरेज वजन में मतलब औसत वजन में कितने का फ़र्क हुआ है, यहाँ पर तो 51.2 था और वहाँ पर कितना था 51, मतलब 0.2 का वजन का इंक्रीज हुआ है, ठीक है। और टोटल विद्यार्थी कितने हैं, टोटल विद्यार्थी प्लस टीचर 39 थे और एक आया गया 40, ठीक है।
तो मैं 40 से मल्टीपल करता हूँ तो कितना हो जाएगा आपका 8। ठीक है, ये 8 जो है ना, यही शिक्षक का एक्स्ट्रा वजन लेके आया है। मतलब 39 छात्र का 51 हो गया, प्लस 8 जोड़ेंगे ना, ये हो जाएगा आपका 15। ये जो है आपका शिक्षक का आपका भार है। ठीक है, इस तरह से आपको निकालना डायरेक्ट अप्रोच है। कुछ कुछ आप मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने डायरेक्ट अप्रोच किया कि पहले आने के पहले कितना औसत था, आने के बाद कितना, उसका मैंने डिफरेंस निकाला और टोटल कितने 39 विद्यार्थी वहाँ थे और एक शिक्षक यहाँ थे। तो 8 वजन का आपको एक्स्ट्रा दिखा, जो किसका है, शिक्षक की, जो कि 8 kg एक्स्ट्रा लेके आया। 51 kg वहाँ था और 8 kg यहाँ, कितना हो गया आपका 59 kg। आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ दिया गया एक पुस्तक एक सेट के पैक करने के लिए गौतम एक निश्चित ऊंचाई के कार्टन लाया जो 48 इंच लंबे और 27 इंच चौड़े थे। यदि ऐसे कार्टन का आयतन 22.5 घन फीट क्यूबिक फीट था तो प्रत्येक कार्टन की ऊंचाई क्या थी। देखिए, ये भी एक घन के आधार पर क्वेश्चन है। तो घन का आयतन कितना होता है, घन का आयतन होता है L × B × H। L मैंने कितना दिया है, हमें H ही निकालना है। L मैंने दिया गया 40 इंच लंबा है ना, 48, और मेरा चौड़ाई कितना दिया 27। एल को हमें निकालना है। और ये किसके बराबर हो जाएगा, कार्टन का आयतन 22.5 घन फीट, मतलब एक घन फीट कितना होता है 17-28 फीट होता है। ठीक है, ये जो होता है ना एक घन फीट, जैसे कि घन फीट लिखा, एक घन फीट होता है 1728। उसी तरह टोटल कितना 22.5। ये मेरा कितना निकल के आ गया आपका 38,880 रुपया। ये मेरा आ गया 48 × 27 करेंगे तो मेरा आ जाएगा 48 × 27 करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा 1296 × H। तो डायरेक्ट हम डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा 30 बार में जाएगा। तो 30 इंच क्या हमारा आंसर हो जाएगा। जस्ट मैंने एक क्यूबिक मीटर का वैल्यू निकाला जो कि 22.5 का टोटल से मैंने मल्टीपल किया तो टोटल घन फीट निकल के आया। ठीक है, तो इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसको अगर एक घन फीट का वैल्यू मालूम होगा तो वो क्वेश्चन कर लिया होगा। ठीक है, एक घन फीट का वैल्यू याद कर लीजिएगा 1728 है तो 22.5 घन फीट का क्यूबिक फीट है तो कितना हो जाएगा 38,880 रुपया। आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन पीले रंग का एक सिंपल क्वेश्चन है, आपका डाटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन है। बोला कि पीले रंग का पोशाक 10% का प्रतिनिधित्व करने वाले तीजा पहनने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखिए टोटल कितना मेरे पास 60 छात्र है। ठीक है, और हमको कितना निकाल पीले का वैल्यू, तो पीले का कौन है, देखिए तीजा है ना, तीजाकन। ये जो तीजाकन किसका है 10%, इसका 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 6। तो तीजाकन 10% है तो टोटल विद्यार्थी कितने हैं, इसमें 6, छात्रों की संख्या 6। सिंपल सा क्वेश्चन है और कुछ नहीं, कुछ करना नहीं। 60 का 10% 6 होता है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, जैसे कि ये आपका टाइम इंडस्ट्री पकड़ा पकड़े चोर और पुलिस का है क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन कैसे करते हैं, डायरेक्ट अप्रोच बताता हूँ। जैसे कि एक पुलिसकर्मी एक चोर को 225 मीटर की दूरी को देखता है, तो डिस्टेंस मेरा कितना है, यहाँ पे डिस्टेंस मेरा दिया गया है 225। ठीक है, ये मीटर है। जब पुलिसकर्मी उसका पीछा करने लगता है तो चोर भी भागने लगता है। मान लीजिए तो चोर भी भागने लगता है, तो चोर भी भागने दिया मान करके चोर की चाल दिया गया 11 किलोमीटर पर आवर और पुलिसकर्मी की चाल दिया 13 किलोमीटर पर आवर। गणना करके पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी भागा होगा। देखिए मेरे पास 225 मीटर मेरे पास डिस्टेंस है और एक समान दिशा में क्या होती है, स्पीड घटता है। जिस दिशा में चोर दौड़ रहा है उसी दिशा में तो पुलिस भी दौड़ता है, अभी तो इसको पकड़ पाएगा ना। तो एक दिशा में दौड़ रहा है तो मतलब क्या हो जाएंगे, चालें घटती है। ये 11 है या 13, देखिए तो 2 किलोमीटर हो गया। जब ये मीटर में है तो हमको इसको भी मीटर मानना, 2 किलोमीटर को भी मीटर मानना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका 5/18 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, सॉरी क्लिक कर दिया, 25 है हो जाएगा 18/5 हो जाएगा। इसको करेंगे तो कितना बार में जाएगा, ये 45 बार में जाएगा। तो 45 × 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 405। ठीक है, 405 ये हो गया आपका विपरीत, मतलब समान दिशा में दौड़ा था। ठीक है, तो अब क्या पूछा है कि चोर की चाल क्या होगा, चोर की चाल क्या, चोर का
चोर कितनी दूरी भागा, सॉरी चोर का डिस्टेंस क्या है, अच्छा कितनी दूरी भागा है मतलब पुलिस को देखने से पहले। डिस्टेंस क्या हो जाता है, इसमें बराबर होता है स्पीड गुना टाइम। ठीक है, स्पीड गुना टाइम हो जाता है। तो मेरा कितना हो जा रहा है 405। डिस्टेंस स्पीड मैंने कितना है चोर का देखिए, हमको पूछा चोर कितनी दूर भागा। चोर का स्पीड दिया गया 11 और उसको हम मीटर में बदलेंगे क्योंकि मीटर में आंसर है। 5/18 इनटू ये कितना ही हो गया और मैं टाइम निकलता है, टाइम है मेरा, टाइम कितना हो गया 400। डिस्टेंस बराबर स्पीड में टाइम में मिल गया। अब उसको काटेंगे, 405 है, अगर 405 है अगर इसको डायरेक्ट काटेंगे तो कितना बार में जाएगा, ये आपका जाएगा 22.5 और इसको देना को 11×5 = 55 और 55 × 22.5 कितना हो जाएगा आपका, ये आपको हो जाएगा 1237.5। ये हमारा मीटर जो चोर है दौड़ा। देखें क्वेश्चन, देखें कैसे मैंने सॉल्व किया है। क्वेश्चन को बड़ी सिंपल तरीके से ही मैंने सॉल्व किया है कि 2 से 50 मीटर का दूरी था, उसी को
दूरी से देखते हैं पुलिसकर्मी क्या है, चोर को 225 मीटर की दूरी से देखता है। और जब पुलिसकर्मी उसको पीछा करता है तो जब भी एक समान दिशा में कोई भी दौड़ेगा, ट्रेन दौड़ेगी या पुलिस चोर के पीछे दौड़ती एक समान दिशा में दौड़ रहे हैं, तो चाले क्या घट जाएंगे। तो मेरे पास 250 मीटर की दूरी था, चाले मैंने घटा दिया, 13 में से 11 घटा 2 कर दिया, उसको मैंने मीटर में कन्वर्ट किया। मीटर में कन्वर्ट करने का मेरा टाइम निकला, डिस्टेंस निकालने के लिए चोर का डिस्टेंस पूछा है, तो मेरे पास कितना हो जा रहा है, स्पीड गुना टाइम हो जाता है। स्पीड मेरा कितना था चोर का 11 किलोमीटर पर आवर, उसको मैंने मीटर में चेंज किया और टाइम हमें दिया गया था 405 मीटर पर सेकेंड। उसी तरह पुलिस का पूछता, देखिए अगर पुलिस का पूछता, पुलिस कितना देखें हैं तो पुलिस का भी वैसे निकालें, डिस्टेंस बाई स्पीड गुना टाइम, स्पीड कितना है 13 और टाइम करेंगे 405, उसको मीटर सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे तो आपको कुछ पता सॉल्व हो जाएगा। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर एक चक्रवृद्धि ब्याज का है, एक धनराशि पर 16% के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों का प्राप्त मूलधन इतना तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। कुछ करना नहीं है, इसको मैं रेशियो मेथड से बता देता हूँ। देखिए मेरे पास क्या दिया है 16%, ठीक है। 16% मतलब कितना हो जाएगा, ठीक है, किसी को पता नहीं तो देख लीजिए, 4 25 25 को 25 हो रहा है, 2 साल में 29 हो रहा है, 25 29 डायरेक्ट में इसको वैल्यू से भी बना सकते हैं कि 16% का 2 साल का वैल्यू कितना हो रहा, उसको 3 से 3 या 3 34 से अगर हम कंपेयर करेंगे तो टोटल 100% का राशि आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा फिर मैं इसको ऐसे ही बता देता हूँ, लंबा हो जाएगा। 625 है और आपका 29 का उसका कितना हो जाएगा आपका 841, ठीक है 840। ये हमारा क्या है, ये हमारा मूलधन है, ये हमारा मिश्रधन है। ये मिश्रधन का वैल्यू कितना दिया गया है 3364, ठीक है। अगर इसको हम काटेंगे कितने बार में जाएगा, 841 है, तो कितने बार में जाएगा 841 है, ठीक है। ये वाला 3364, इसको मैं जाऊँगा 4 बार में जाएगा और मूलधन बोला है ना, तो 625 जो 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2500 रुपया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने रेशियो के हिसाब से बताया। आप देखिए दूसरा मेथड क्या है, 16% का देखिए क्या होता है, थोड़ी ऐसे ही कर लीजिए। अगर आपका सॉल्व अगर जल्दी करना होगा, रेशियो मेथड समझ में आया होगा तो ऐसा कर सकते हैं, अन्यथा आप ऐसे भी कर सकते हैं फार्मूला में बैठा के। ठीक है, मैं बता देता हूँ। 16 करेंगे तो 256 हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 32 हो गया, 32.56 इसको जोड़ेंगे तो 34.56। अब ये हो गया मेरा टोटल इंटरेस्ट 16% होगा 2 साल का। ठीक है, ये हमारे रेट। अगर हम इसमें मूलधन पूछा है ना, तो मूलधन 100 में अगर कोई भी राशि जुड़ जाती है तो क्या हो जाएगी, वो मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो 34.56 में 100 अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 134.56, ये किसके बराबर है, क्योंकि मिश्रधन बोला है ना, 3364 के बराबर हो जाएगा। अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा, ये जाएगा आपका 25 बार में चल जाएगा। ठीक है, 25 बार में हमको 100% यानी कि मूलधन का वैल्यू निकालना है, तो कितना हो जाएगा 25 गुने 100, ये हमारा 2500 हो जाएगा। सिंपल से क्वेश्चन है, मैंने जैसे मेथड से ही बता दिया। और आपको 16% का 16% का 2 साल का टोटल ब्याज निकाल के उसको मिश्रधन से मैंने मिश्रधन पूछा इसलिए मैंने 100 जोड़ा। अगर मैं मूलधन होता तो मैं 16% का जो वैल्यू निकला है 3456 से ही मैं कंपेयर करता। ठीक है, कोई भी राशि अपना अपने 100% होती है। ठीक है, यहाँ मिश्रधन पूछा तो 100 से बड़ी होगी, तो इसलिए मैंने 34.56 को 100 से मैंने जोड़ा, जिसका जो वैल्यू आया 3334 कंपेयर करके 100% का वैल्यू मैंने निकाल दिया। आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आज इतने रहने दीजिए, बाकी क्वेश्चन मैं कल करवाऊँगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन, और आप और प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, ये सब क्वेश्चन भी मैं करवा देता हूँ, कल करवा दूंगा। ठीक है, स्पेशल में कल कुछ CHSL का सिटिंग रीजनिंग और मैथ के कुछ स्पेशल क्वेश्चन कल मैं लेके आऊँगा। तब तक की नेक्स्ट वीडियो को मिलते हैं।
इतना तो आपको सब प्रैक्टिस करते रहिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते रहिए, मॉक टेस्ट देते रहिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।